थैंक यू। आप लोगों का स्पेशल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और यकीन दिलाती हूँ आज का जो प्रोग्राम अभी तक अटेंड कर रहे होंगे आप और आगे भी जो करेंगे वो आपकी ज़िंदगी का एक यादगार क्षण होगा। ऐसे तो कई जगहों पे हम जाते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ इतना अपनापन, इतना प्यार मिलता है, और वो जगह है आयुर्वेदिक आयोग, हमारा फ्रेंड्स। देख के आज मुझे सचमुच में बहुत खुशी हो रही है। ऐसे हमेशा ऐसा ही होता है, लेडीज जो होती हैं हमेशा यहाँ पे 70% से एबव लेडीज जो को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और 8 मार्च बहुत स्पेशल होता है हम महिलाओं के लिए। महिला दिवस के नाम से ये जाना जाता है, और महिलाओं को जो कि अपनी जो कुछ भी कार्य उनकी जो फील्ड होता है उनका, उसमें जो कुछ अच्छा करती हैं उसके लिए उनको सम्मानित भी किया जाता है। ये एफडीए से हमारी कंपनी ARL वैदिक आयुर इंटर ग्रुप के लिए बेहद सम्मान भरा ये आने वाला 8 मार्च होने वाला है। ये सारी लेडीज जितनी भी हमारे साथ लेडीज इंटर ग्रुप हैं उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि ये सब कुछ उनके प्यार, उनके विश्वास, उनके सम्मान से हो पाया है। और पूरे इंटर ग्रुप के कारण ये जो कुछ भी है सब कुछ उन्हीं की वजह से है। सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है इस प्रोग्राम में मेरा नॉमिनेशन जो हुआ उसके लिए। ये नॉमिनेशन पूरे 25,000 लोग वहाँ पे लेडीज जो होंगी वहाँ आने वाले हैं। भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, और 80 महिलाओं में से टोटल बहुत कितने सारे नॉमिनेशंस गए होंगे, उसमें से 80 महिलाओं का नॉमिनेशन हुआ जिसमें मुझे ये सम्मान मिला। और इसके लिए मैं अपने कंपनी के डायरेक्टर्स दिनेश सर, रवि सर और राजीव सर को बहुत बहुत मैं बिल्कुल सही धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद के पात्र हमारे फाउंडर मिस्टर उज्ज्वल सर हुए, हमारे गुरु और मार्गदर्शक, जिन्होंने समय समय पे हर वक्त चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी रही हों उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, हमेशा एक नया अवसर ढूंढा। जितनी भी मुश्किलें आई, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, सब लोग उलझते, लेकिन हमारे उज्ज्वल सर कुछ खास ही हैं, वो उसमें भी अवसर ढूंढ लेते। और यही वजह है कि आज इंटर ग्रुप एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल कर चुका है। यहाँ के जितनी भी लोग हैं जो डायमंड है, लीडरशिप है, टीम बोनस पे हैं, आज उनके अंदर से जो आत्मस्वाभिमान डेवलप हुआ है, उनके अंदर का जो एक बहुत ही उनके जो गुण है कहीं छुपे हुए थे, दबे हुए थे, उनके सपने कहीं दबे हुए थे, उनकी उम्मीदें कहीं दबी हुई थी, वो सब कुछ उभर के आज उनके चेहरे पे ऐसा दिखता है तेज की तरह। और ये सब कुछ जो है इंप्र ग्रुप के बैनर तले ही हो पाया है। और हमारा जहाँ तक वैदिक आयुर्वेद के सप्लीमेंट्स की बात है, मैं हमेशा से मैं कोशिश करती हूँ कि उस सप्लीमेंट की सारी जानकारी समय समय पे किसी भी तरह से उसको ऐसे करके देना ताकि आप लोग उसको बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें, उसको समझ लें, ताकि उसको आप घर में बिल्कुल अपने आसपास पड़ोस और सभी लोगों के जो भी आपके कांटेक्ट में हैं उन सभी के हित में और उनके स्वास्थ्य को सुधारने में आप इसका उपयोग कर पाए। अभी तो सेलिब्रेशन मूड है, और मैं सभी कोर ग्रुप मेंबर्स को स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनका जो है साथ रहा हमारा बहुत शुरू से, जब से इंटर ग्रुप बना तब से उन लोगों का साथ जो रहा, उनका समर्पण जो रहा, उसके बिना ये पॉसिबल नहीं था। किसी के बिना ये पॉसिबल नहीं था जो आज इंटर ग्रुप में है। सभी का साथ, सभी का समर्पण और मेरा भी जुनून जो था वो हमेशा कंटिन्यूटी की तरह मैं हमेशा लगी रही। मुझे कभी भी किसी चीज़ का इस बात का घमंड नहीं हुआ कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, बिसाइड दैट इतनी अच्छी सैलरी है, फिर यहाँ भी बिजनेस में है, और ये सब कुछ कभी नहीं, मैंने उसको छूने तक नहीं दिया। और आज भी मैं बिल्कुल जमीन से जुड़ी हूँ। सभी लोगों के हृदय से लग के मैं उन लोगों को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ जिन लोगों के सपोर्ट से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। और कार्डियो
कार्डियो का मतलब, कार्डियो का हार्ट होता है, हार्ट से रिलेटेड मतलब हृदय। जैसे किडनी को रीनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रीनल। उसी प्रकार हार्ट को कार्डियो बोलते हैं। और हार्ट को समझना चाहिए पहले, है ना? हृदय को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग यूँ तो फिल्मों में और बहुत सारे ये में हम लोग हृदय से जुड़ी हुई तथ्य को देखते हैं, लेकिन क्या सच में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या सच में हृदय का वही रोल है जो हम लोग मूवीज में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि हृदय से दुखी हो जाने पे और उससे टूट जाता है हृदय। तो क्या सच्चाई है, थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे। और क्या क्या है खास हमारे ARL के वैदिक आयुर्वेद के सप्लीमेंट में। ये क्या है? फेफड़ा। और ये क्या है? हृदय। हृदय बड़ा बनाई हूं, एक्चुअली इतना बड़ा नहीं होता, इसलिए बनाई हूं बड़ा ताकि आप लोग पीछे से भी देख पाए। उसके मुकाबले लंग्स जो है थोड़ा ज्यादा ही बड़ा होता है। आप देख रहे हो ये बीचों बीच नहीं है ना? किस साइड में है? इधर लेफ्ट साइड है और इधर राइट साइड है। ये बीचों बीच नहीं है, थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ है। और यहां से ये हृदय है, यहां से ये नीचे में किडनी होती है। बीन से, आपने सीम का बीज देखा होगा, उसको इसलिए बीन बोलते हैं, बीन शेप्ड किडनी। ठीक है? किडनी और हृदय का बहुत गहरा संबंध है और आज हम इसी संबंध के बारे में जानेंगे। इसको बोलते हैं एओर्टा, सबसे मोटा ये होता है और इससे पूरा ब्लड जो होता है पूरा पंप होता है, पूरे शरीर को जाता है। और ये शुद्ध रक्त, मतलब शुद्ध एकदम ऑक्सीजन उसमें मिला हो रहता है, शुद्ध रक्त इससे जाता है। अच्छा एक बात बताइए, हृदय से कौन सा रक्त फेफड़े में जाएगा, शुद्ध की गंदा? हृदय से फेफड़े में कौन सा रक्त जाएगा? गंदा। देखिए आप लोग कितना इजीली इसको समझने लगे हैं, है ना? हालांकि ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है और स्टूडेंट भी इसका जवाब नहीं दे पाते, लेकिन ये बहुत अच्छे से जवाब दिया आपने। क्या नाम है? बबीता जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हृदय से फेफड़े में, फेफड़ा में क्या जाता है, हमारे नाक के थ्रू हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे ये होता है। और गंदा खून, इसमें क्या होता है? गंदा खून जाता है फेफड़े में, दोनों फेफड़े में, इधर से भी और इधर से भी, और ये साफ होता है, साफ होता है और साफ होकर के वापस ये कहाँ आता है? हृदय में ही आता है। और फिर ये आयोर्टा से सभी शरीर के हिस्से में जाता है। अब यहाँ पे किडनी से भी जुड़ा हुआ है। तो जहाँ पे हमको गंदगी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक होती है ठोस, एक होती है द्रव और एक होती है गैस। ठोस में जो टॉयलेट वगैरह है वो सब, वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत से होते हुए ये नीचे से निकल जाता है रेक्टम से। और द्रव, द्रव मतलब लिक्विड, ये कहाँ साफ होने जाता है? हृदय जो है किडनी में भेजता है। कहाँ भेजता है? किडनी में। गंदा रक्त यहाँ भी किडनी में जाता है और एक साफ खून के लिए, ये साफ रक्त के लिए एक साफ रक्त गया, गंदा रक्त यहाँ इधर से आया और साफ रक्त ऊपर गया। किडनी भी साफ करके उसको भेजती है। यानी कि खून को साफ करने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, वो है फेफड़ा और है किडनी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड चला आता है और हम सांस बाहर छोड़ देते हैं, बाहर निकल गया। ऑक्सीजन जो हम लोग सांस नाक से लिए, वो ऑक्सीजन जो है इसमें फेफड़े में आया और यहाँ चला गया और हृदय में अच्छा साफ खून चला गया। किडनी से हृदय में गंदा खून आया
उसमें बहुत सारा यूरिया मिला हुआ है, यूरिक एसिड है, बहुत सारी और भी गंदगी जो लिक्विड के रूप में है। और यहाँ पे आया किडनी जो है उसको छान देती है, छान करके यूरेथ्रा के थ्रू, यूरिन मतलब पेशाब के थ्रू इसको निकाल देती है और रक्त को साफ करके वापस कहाँ दे देती है? हृदय में दे देती है। और हृदय पूरे शरीर में एक बार पंप करता है, पूरे शरीर में चला जाता है। इतना तो समझ में आ गया बहुत आसानी से, है ना? अब ये क्या होता है कि हृदय का रोग हो जाता है? तो होता ये है कि जो हमारा हृदय है, यहाँ पे छोटा सा बना लेते हैं, ये जो हमारा हृदय है इसके चारों तरफ चर्बी जमा हो जाती है। क्या हो जाती है? चर्बी। और यही नहीं, ये जो नलियां हैं इनको बोलते हैं आर्टरीज और वेन। इनको क्या कहते हैं? आर्टरीज और वेन। आर्टरीज वो होते हैं जो हृदय से निकलते हैं, आर्टरीज वो होते हैं जो हृदय से निकलकर अंगों तक जाते हैं, और वेन वो होता है जो ऑर्गन से, अंगों से हृदय को जाता है। और ये क्या हो गया? हृदय से अंगों को। मतलब आर्टरीज पतली होती है, इसको बोलते हैं धमनी, और वेन बोलते हैं सिरा। सिरा और धमनी, आमतौर पे लोग सोचते हैं सिरा से गंदा खून जाता है और धमनी से साफ खून आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्टरीज में भी गंदा खून जाता है और सिरा में भी साफ खून आता है। वो कैसे? ये हृदय से अंगों को जाता है ना? तो हृदय से जो अंगों को जाता है, यानी कि दो ऐसे भी होंगे धमनी जो हृदय से फेफड़ा को जाएगा और हृदय से किडनी को जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? रीनल आर्टरीज। और उसको बोलते फेफड़ा को, ये फेफड़ा यहाँ पे आता है तो इसको एक बोलते हैं फेफड़े को जाने वाला, तो यहाँ रीनल हो गया और वहां पे फेफड़े को जाने वाला। तो दो जगह गंदा तो जाएगा ना धमनी के थ्रू, और दो जगह साफ भी जाएगा वेन के थ्रू। अब वेन के थ्रू कैसे जाएगा? फेफड़ा से साफ हुआ तो हृदय में गया, तो वहां तो और अंगों से हृदय को गया, इसलिए उसको क्या कहेंगे? सिरा, है ना? तो यहाँ पे किडनी में साफ होगा तो भी साफ खून जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? सिरा। तो दो ऑप्शनल होता है, या यूं कह लीजिए अपवाद होते हैं, जो कि फेफड़ा से जाने वाला और किडनी से जाने वाला, जहां दोनों उल्टा हो जाता है। आमतौर पे सिरा जो है कैरी करता है गंदे ब्लड को, और धमनी जो है वो साफ ब्लड को। सिर्फ दो जगह छोड़कर, वो ये है जो फेफड़े से जाता है हृदय को, और जो किडनी से जाता है हृदय को। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि कैसे होते हृदय रोग। हृदय रोग के लिए इसको बताएंगे क्या? कोई बात नहीं, हो गया। अब है हृदय रोग। हृदय रोग क्यों होते हैं? हृदय रोग, ये तो कितना अच्छा सिस्टम बना हुआ है, सब कुछ दिन भर रात भर हृदय धड़कता रहता है, खून हमारा साफ होता रहता है, और हम लोग जो कुछ भी खाते हैं उसी से हमारा खून बनता है। यहीं पे सारी बीमारी का जड़ छुपा होता है। खून कैसे बनता है? पोषण से। क्या चीज से? पोषण से। और जैसा पोषण वैसा खून, जैसा पोषण वैसा खून। अगर हम लोग ज्यादा फैट चीज खाएंगे तो खून भी कैसा हो जाएगा? फैटी ज्यादा हो जाएगा, है ना? और वो कहीं ना कहीं जाके जमा हो जाएगा। इवन कि अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो भी उसके पास एनर्जी अगर उसकी खत्म नहीं हुई तो वो भी फैट के रूप में जमा हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं तो घी नहीं खाता, मैं ऑयल नहीं खाता, तो कैसे हृदय रोग हो जाता है? तो हृदय रोग इसलिए हो जाता है क्योंकि वो चावल या फिर रोटी या इस तरीके के कार्बोहाइड्रेट वाले फूड ज्यादा खाते हैं। और जब कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा खाएंगे तो ये चूंकि एनर्जी गिविंग फूड है, तो जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी और बाकी एनर्जी फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी का भोजन फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कहाँ जमा होगा? वो अंगों के चारों तरफ जमा होगा, सभी अंगों के चारों तरफ जमा हो जाएगा। इसको आप समझ सकते हैं। आपने कभी चिकन वगैरह कटवाया होगा, है ना? दो तरह का होता है, एक पतला दुबला, उसके ऊपर फैट नहीं जमा होता, है ना? और जो
मोटा ताजा होता है उसके ऊपर देखिएगा हर ऑर्गन के ऊपर फैट जमा होता है कि नहीं? तो फैट कैसे जमा हो गया? वो एक्स्ट्रा जो खाना है वो फैट के रूप में, चर्बी के रूप में सारे अंगों पे जमा हो गया। हृदय हो, किडनी हो, फेफड़ा हो, हर अंगों पे जमा हो गया। और इसके कारण से प्रॉब्लम क्या होती है ये समझिए। अब यहाँ पे हृदय है, ये हृदय है, इसके चारों तरफ चर्बी जमा हो गई जो कि देखने में भी अच्छी नहीं, हड्डी जैसे लगती है। आप देखते हो कोई ऑर्गन के ऊपर अगर ऐसे ऑर्गन है तो सॉलिड खूब बढ़िया लगता है देखने में, लेकिन उसमें चर्बी जो होती है वो गुच्छे गुच्छे जैसी होती है, तो वैसे जमा हो गई। अब ये प्रेशर बनाती है, इसके काम में बाधा डालती है। हृदय का काम है संकुचन करना, पंप करना। और जब चर्बी जमा हो गई, यूं समझिए कोई आपके ऊपर एक मोटा सा कुछ चढ़ा दिया, अब आप पहले जैसा एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। वैसे ही अंग जो होते हैं उनको भी सारी एक्टिविटी उनकी रुक जाती है या बहुत दिक्कत होती है उस एक्टिविटी को करने में। तो हार्ट की पंपिंग भी क्या हो जाती है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और इससे ज्यादा खतरनाक तब होता है जब खून जिससे जा रहा है और आ रहा है वो नली यानी कि धमनी और सिरा, इस पे फैट जम जाता है। इस पे इस तरीके से फैट जम जाता है और इसी वजह से बाईपास सर्जरी की नौबत आ जाती है। क्योंकि सिर्फ ऊपर में ही नहीं, अंदर में भी फैट जम जाता है। क्योंकि खून जाता कैसे है, अंदर से, तो कहां से जमा हो जाएगा? ये अगर है धमनी, इसमें क्या हो जाएगा, इस तरीके से फैट जमा हो जाएगा, दोनों साइड से फैट जमा हो जाएगा। और ये ब्लड को जाने का रास्ता जो है बहुत सकरा हो जाएगा, तो बीपी हाई हो जाएगा। अचानक से कहीं पे बीपी हाई हो जाता है और कहीं पे जब फैट नहीं जमा वहां पे लो हो जाता है, और इस प्रकार बीपी फ्लैक्चुएट करता है। कभी भी बीपी हाई वाले को सिर्फ हाई नहीं रहता या लो वाले को सिर्फ लो नहीं रहता। प्रॉब्लम आती है तब जब लो काफी लो हो जाता है या हाई हो जाता है, और हमेशा फ्लैक्चुएटिंग होता है। और उसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे पोषण को जाता है। इस कारण से हम लोगों को पोषण के जितने भी 5 बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट मतलब वसा, प्रोटीन, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये है विटामिन और मिनरल, जिसका इसमें खनिज लवण इसको कहते हैं। ये दोनों का दोनों मिलता है हरी सब्जियां, छिलके वाले अनाज और फल। इसी में होता है रेशा, है ना, और बहुत सारा मात्रा में पानी होता है फलों में, और अलग से भी हम पानी पीते हैं। और ये आप समझिए कि अगर हमको खून को अच्छा रखना है तो हमको क्या ज्यादा लेना चाहिए? पानी और फल, क्योंकि इससे सफाई उसकी होती रहेगी, साफ और अच्छी क्वालिटी का खून बनेगा। तो हम हमेशा कभी भी ट्रीटमेंट के दौरान अगर प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं तो आप देखिए जितने लोग चेकअप करते हैं वो इस चीज पे प्रेशर डालते हैं कि भाई खनिज लवण और विटामिन, चूंकि छिलके वाले अनाज में होते हैं तो अंकुरित अनाज खाना चाहिए। कब कब? सुबह 7 बजे, शाम को 4 बजे। हरी सब्जी सलाद के रूप में दोपहर खाने के पहले ढेर सारा खाना चाहिए, और फल भी 9 से 12 बजे के बीच में अपने वजन के 10 गुना या उससे भी अधिक खाना चाहिए। और अगर इतना कुछ खाते हैं तो जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है हमारे खाने में, जैसे चावल दाल सब्जी जो मेनली खाते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इसके सारे चीजों को ये शुद्धिकरण कर देता है। क्या? क्योंकि इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट्स होता है भरा हुआ, बहुत सारा, और जितनी भी पॉइजनस चीजें हैं सबको रिमूव कर देने के लिए इसमें क्षमता होती है। और हमारे ब्रेन को भी बहुत पॉजिटिव हार्मोन्स निकलते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन का जो रक्त अच्छा होगा तो हार्मोन्स भी अच्छे सिक्रीट होंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन का सारा कुछ समझिए कि बहुत अच्छा हो जाएगा। खून ही सब कुछ, सारी चीजों का जड़ है। जैसा पोषण वैसा खून, और वैसे ही सारे मतलब जब पे पहुंचेगा तो वैसा ही वैसा होता है। तो यहाँ पे हृदय कैसा, हृदय रोग का मेन कारण क्या हो गया? पोषण, है ना। तो पोषण हमको सही करना होता है। ऊपर से हमारे पास सप्लीमेंट्स क्या क्या है हृदय रोग के लिए? सप्लीमेंट्स फॉर कार्डियो डिजीजेस, हृदय रोग के लिए सप्लीमेंट।
हृदय रोग के लिए सप्लीमेंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, बहुत ही आसान और बहुत इजीली आपके हृदय को सबसे ज्यादा संतुलित करता है, और वो है फ्लैक्स सीड ऑयल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर रोजाना आप फ्लैक्स सीड ऑयल का जो सॉफ्ट जेल होता है, आप सिर्फ एक 3 टाइम खा ले, खाने के बाद जब भी सुबह नाश्ता करें 1 खा ले, दोपहर में करें 1 खा ले, शाम को 1 खा ले, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हृदय रोग कभी होगा ही नहीं। फ्लैक्स के लिए अगर यूं कहें तो ये हमारे जान को बचा सकता है। हम अगर आप सुनते होंगे बहुत सारे छोटे छोटे यंग एज में ही 30, 35, 32 साल के युवा जो होते हैं वो आजकल मर जा रहे हैं, अचानक से हार्ट अटैक आ जा रहा है, अचानक से उनको प्रॉब्लम हो रही है। अगर उनके पास फ्लैक्स हो ना तो बिना हॉस्पिटल गए बहुत आसानी से वो बच सकते हैं। सिर्फ फ्लैक्स में इतनी ताकत है, फ्लैक्स में इतना जादू है। तो आप सोचिए कि फ्लैक्स किसको लेना चाहिए? सभी को। आज बहुत ज्यादा पीड़ित है, फैटी लीवर ही नहीं, फैटी हार्ट भी है। हमारा हार्ट और हमारे जो ये आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, सिराएं हैं, उसमें फैट जमा हुआ है, और हमारा खून भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइजनस चीजें हैं। और इसके लिए हमको फ्रूट्स खाना पड़ेगा, हमको इसके लिए अंकुरित मूंग जो होता है वो खाना पड़ेगा, और गरम गरम गुनगुना पानी। क्यों हमें सब बोलते हैं कि जब भी दवा लेते हैं तो गुनगुने पानी से, और सुबह शाम गर्म फूक फूक के चाय की तरह, क्योंकि जब हम गर्म पानी लेंगे ना तो फैट पिघल जाएगा, और जो कुछ भी रहेगा अंदर में जमा हुआ वो भी धीरे धीरे धुल जाएगा। यही वजह है। तो फ्लैक्स का क्या क्या करेंगे, इसको मॉर्निंग में या फिर आप सिर्फ 2 कैप्सूल ले लें सुबह शाम, ये भी काफी है। अगर 3 टाइम नहीं ले पा रहे हैं, मुश्किल हो रही है, तो 2 सुबह 2 शाम ले लीजिए। और हमेशा फ्लैक्स को अपने पास रखिए। पता नहीं कब किसको इसकी जरूरत पड़ जाए। हो सकता है आप कहीं जर्नी में जा रहे हो और कोई व्यक्ति बहुत बेचैन हो रहा, उसको आप 8, 6, 7 फ्लैक्स खिला दीजिए, एकदम तुरंत उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगा और एकदम नॉर्मल हो जाएगा। उसको कहीं इमरजेंसी में एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम आप लोग जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कम से कम उतने लोग तो अपने साथ फ्लैक्स रख सकते हैं। तो फ्लैक्सीड ऑयल का बहुत काम है। इसमें बहुत सारे मात्रा में फाइबर होता है, रेशा जो कहते हैं फाइबर होता है, ओमेगा फैटी एसिड 3 ओमेगा फैटी एसिड होती है, जो कि ये बहुत ही शुद्ध तरीके से मिलती है। कैसे? क्योंकि मछली के तेल से निकलता है, और भी बहुत सारे चीज है जिससे ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलती है, लेकिन ये हमारा पूरा वेजिटेबल सोर्स है, और इसकी वजह से इसके जो साइड इफेक्ट है वो भी कम है, और ये सबों के लिए बहुत अच्छा है, मतलब सभी लोग इसको ले सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको मतलब रखने के लिए जो यूज किया जाता है वो जो होता है ऊपर का कैप्सूल का लेयर, वो लेयर एनिमल सोर्स से मिलता है, लेकिन दवाइयों में इतना चलता है, क्योंकि अगर उसको उस कैप्सूल के कवर में नहीं रखा जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। इसी वजह से सॉफ्ट जेल को हमेशा एक ऐसे लेयर में रखा जाता है जिसका सोर्स जो होता है एनिमल होता है, लेकिन काफी प्यूरिफाइड होता है। आपको एनिमल का एक भी अंश उसमें नहीं रहता, पूरा प्यूरिफिकेशन होके बनता है, और इस वजह से उसको लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, तो फ्लैक्सीड समझ गए। दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट, कार्डियो केयर। इसमें है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल को हृदय के लिए अमृत तुल्य कहा गया है, और कार्डियो केयर हमारा बहुत ही अभी न्यूली एडेड प्रोडक्ट्स में है और बहुत काम की चीज है। अगर किसी को भी एक कॉम्बो की तरह यूज करना है तो आप कार्डियो केयर यूज कर सकते हैं। सुबह शाम एक कैप्सूल एनफ है, काफी है, और आप बहुत अच्छे मतलब अपने हृदय को बहुत सुरक्षित और बहुत अच्छे से रख सकते हैं। अगर किसी का बीपी बहुत हाई है और हमेशा एक डर बना होता है, तो उसके लिए क्या है बताइए? गार्लिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। हम घरों में लहसुन रखते हैं, लेकिन उसको खाने के बाद प्रॉब्लम आती है, बहुत गर्मी होती है उसमें, और ये जो कैप्सूल में जो हम भरा हुआ है इसका एक्सट्रैक्ट है, जिससे वो सारी अनवांटेड चीजें हटा दी गई हैं और सिर्फ वही चीजें रखी गई हैं जो आपके हृदय के लिए अच्छी हैं। यही वजह है कि सप्लीमेंट्स बहुत ही जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे गार्लिक इसलिए हाई ब्लड प्रेशर जिसका है, या फिर जिसका रक्त गंदा थोड़ा होता है, रक्त
शुद्ध नहीं होता, गंदा होता है, उसको भी ये प्यूरिफाई करता है। अब यहाँ पे गंदा रक्त वो दो तीन चीजों से होता है। एक तो होता है टॉक्सिक चीजें, एक होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो कि इन्फेक्शन के रूप में रहते हैं। इन्फेक्शन भी होगा तो भी गार्लिक देंगे, और यकीन मानिए इससे बीपी पे ज्यादा असर नहीं पड़ता। डोज एक एक देंगे। किसी को बहुत ज्यादा गंदा रक्त है, पूरा हर जगह घाव जख्म निकलता है, उसको भी एक एक गार्लिक देंगे, ये बगैर परवाह किए हुए कि उसका बीपी कितना है। एक एक से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर रक्त गंदा है तो उसको साफ करने का हमारे पास दो और बहुत ही अच्छे ऑप्शंस हैं, और वो है बिटर मिलन और नीम। वेरी गुड। नीम भी सॉफ्ट जेल है। ये दोनों ऑप्शन हमारे खून को और ज्यादा शुद्ध करते हैं बहुत तेजी से। और यही वजह कि हम जितने भी स्किन डिजीजेज हैं वहां पे किसको यूज करते हैं? नीम का, सबसे ज्यादा नीम का यूज करते हैं। और हमेशा डोज कितना देते हैं? दो। बच्चों के केस में भी, है ना? क्यों? बहुत छोटी छोटी गोलियां हैं और उसका डोज बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव के कारण ही ज्यादातर इन्फेक्शन होते हैं। और सूक्ष्म जीव को ना थोड़ा डोज हाई चाहिए। आजकल के मच्छर जो होते हैं जैसे मरते नहीं है ना जल्दी, वैसे ही सूक्ष्म जीव भी बड़े मजबूत हो गए हैं, तो उनको डोज भी हाई देना होगा। तो बच्चे हैं या बड़े हैं उससे परवाह नहीं है, उसको डोज कितना चाहिए? दो। क्योंकि बैक्टीरिया तो वही है, फंगस तो वही है, वायरस तो वही है, चाहे किसी के शरीर में हो, तो दो करके देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे रक्त शुद्धिकरण के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एक आंवला भी है, बहुत अच्छा। आंवला आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है। तो रक्त शुद्धिकरण में चूंकि ब्लड का कैपिलरीज जो है वो किसका बना हुआ है? स्किन का, है ना? धमनी किस चीज की बनी है? स्किन की बनी हुई है। हृदय का ऊपर का चमड़ा किस चीज का बना है? स्किन का बना हुआ है। तो वहां पे हमको आंवला और कलौंजी ये भी बहुत फायदा करता है। इसीलिए हृदय रोग में कलौंजी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो चौथा यहाँ पे कलौंजी बहुत इंपॉर्टेंट। और कुछ छूट रहा है? बताइए। तुलसी मेन चीज छूट रहा है, तुलसी ड्रॉप, है ना? तुलसी ड्रॉप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ये हॉट वाटर में लेंगे, और किस रूप में लेंगे भाई? गैस के फॉर्म में। किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में। हॉट वाटर नहीं लेंगे तो गैस के रूप में नहीं उठेगा, वेपर नहीं बनेगा, इस वजह से गैस के रूप में लेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हृदय ही नहीं बल्कि पैनक्रियाज, हड्डियां सबको एक साथ लेके चलता है, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है जिसको एडेप्टोजेन भी कहा जाता है। नाम बताएंगे आप में से कोई? एडेप्टोजेन, जल्दी। नहीं, लेटर ए से शुरू होता है। अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वगंधा जो है ये बहुत ही अच्छी दवा है, और ये हृदय रोग में बहुत काम करता है। ये आपके दिमाग को शांत रखता है, दिल को भी नॉर्मल रखता है, और आपके पूरे समय में आपका साथी बन के, आप अकेले भी होते तो भी आपका साथी बन के आपके साथ होता है। आपको कभी भी निराश नहीं होने देता, हमेशा खुश रखता है, और आपके एज फैक्टर को भी आप पे उसका प्रभाव पड़ने नहीं देता। हड्डियों में मजबूती ला देता है, और हार्मोन्स को बहुत तेजी से रेगुलेट करके बिल्कुल सही कर देता है। तो आजकल पहले था कि 40 के बाद, आज तो 40 के बाद कब था? जब 100 साल उम्र हुआ करती थी, 120 साल उम्र हुआ करती थी। अभी 60 साल हो गया, तो हम कब से खाएंगे? 20-25 साल से खाना शुरू कर देंगे। और टेंशन जिसको है, चाहे वो इतना छोटा बच्चा क्यों ना हो, आज सबको टेंशन है। छोटा बच्चा को भी बहुत टेंशन है कि नहीं? उसकी गर्लफ्रेंड रूठ गई। 5 क्लास का बच्चा, उसकी भी गर्लफ्रेंड रूठ जाती है कि नहीं? उसको भी टेंशन है। तो जहां हड्डियों की प्रॉब्लम आएगी, जहां पे प्रॉब्लम आती है ऐसी जो मानसिक चीजों से जूझती हो, खासकर जो किशोरावस्था में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बहुत प्रेशर में होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं, उनको भी आप थोड़ा अश्वगंधा दे सकते हैं। 12 साल के बाद की उम्र में एक अश्वगंधा दे दें दूध के साथ। किस चीज के साथ? दूध के साथ उसको अश्वगंधा दे दीजिए। वो इतना रिलैक्स रहेगा, टीन एज कैसे गुजर जाएगा पता भी नहीं चलेगा, शांत रहेगा, काम रहेगा। और इस समय सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो बहुत बदमाशियां करते हैं बच्चे,
उस समय शांति के लिए, कामनेस के लिए, हड्डियों के ग्रोथ के लिए, मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए और पूरे बीपी और डायबिटीज के सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत फास्ट फूड भी खाते हैं। तो अश्वगंधा पे नया रिसर्च आया है सामने, उसका पूरा एक मतलब सेशन मैं लूंगी पटना में, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे डायग्राम के साथ और पूरे स्लाइड के साथ, उसको जरूर अटेंड कीजिएगा। और बहुत ही अच्छा उस पर रिसर्च आया जिसमें बच्चों के लिए भी अश्वगंधा बहुत 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 काम करता है, खासकर वो एज जब बोलते हैं किशोरावस्था, जिसमें बच्चे बहुत परेशान होते हैं, माता पिता के भी पास नहीं आते। मैंने क्या कहा कि ये आपके साथ दोस्त बन के चलता है, तो सबसे ज्यादा दोस्त की जरूरत उसी समय होती है। तो अश्वगंधा जो है वो टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छा है। और हृदय रोग के लिए और कोई, खून जहां पे आता है, खून की बात जहां आती है, मैम ने कहा एलोवेरा है ना, एलोवेरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इतना सब कुछ कर दिया, अभी अमरेंद्र सर ने एक और सप्लीमेंट का नाम लिया था, क्या? मोरिंगा। सर के लिए जोरदार तालियां। मोरिंगा क्या करता है? ये पूरा का पूरा पोषण समेटे, आपको पूरा न्यूट्रिशन में जो कुछ भी कमी आई है उसको क्या करता है? इनकॉर्पोरेट करता है आपके ब्लड में और डायरेक्ट करता है। सबसे बड़ी बात, पचने उचने की भी झंझट नहीं होती। आप मोरिंगा के कैप्सूल जो होते हैं अगर आप लेते हैं, देखते हो मैं बच्चों को दो बच्चों को भी देती हूँ, उनमें इतना न्यूट्रिशन का कमी है, खासकर जो न्यूरो डिसऑर्डर के बच्चे उनको दो तीन, मतलब 6 साल के बच्चे से ऊपर जो जितने हैं उनको भी दो तीन बार देते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन है, कंप्लीट न्यूट्रिशन है। अगर वो दवा होती तो बच्चों को दो देते क्या? नहीं ना। या जो मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं, बड़े हो बूढ़े हो या किसी भी प्रकार का, तो उनको क्या करते हैं? ढेर सारा न्यूट्रिशन देते हैं। किस रूप में? मोरिंगा के रूप में। दूसरी चीज, मोरिंगा आपके ब्रेन को शांत रखती है, क्योंकि सब कुछ मिल गया। कौन हल्ला करता है जिसको मिलता नहीं है? वो चिल्लाता रहता है। जो असंतुष्ट रहता है वो चिल्लाता रहता है, कुछ खुराफातियां करता रहता है। तो ब्रेन को जब तक सारी चीजें नहीं मिलेंगी, सारा को एंजाइम, सारा को फैक्टर उसको नहीं मिलेगा, तब तक वो अनसंतुलित रूप में वो आपको डिस्टर्ब करता रहेगा, नींद नहीं आने देगा, हमेशा चिड़चिड़ापन बनाए रखेगा। तो ये मोरिंगा का जो न्यूट्रिशन है दो के रूप में जो देते हैं, तो पूरी तरीके से हमारा ब्रेन जो है संतुष्ट हो जाता है और फिर वो शांति से काम करता है, क्योंकि उसका पेट भर गया है ना। तो मोरिंगा क्यों दिया जाता है पता है ना? आप इसको पूरा एक साथ नोट डाउन कर लेंगे और एक बार जल्दी से लिख के मैं इसको एंड करूंगी। डोजेस ऑलमोस्ट तय है। फ्लैक्स पहला, ये भी दो के रूप में ही देते हैं अगर हृदय रोग है तो, नहीं तो कॉमनली दो भी दे सकते हैं। दूसरा है कार्डियो केयर, ये स्पेशली उनको देंगे जिनको हृदय रोग हो चुका है ना। इनको जो ये सब है सबको दे सकते हैं, टिक लगा देती हूँ, सबको दे सकते हैं। ये कार्डियो केयर किसको देंगे? जिनको हृदय रोग ऑलरेडी पहले से है, उनको डोजेस दो भी चल सकते हैं सीरियसनेस के आधार पे, या दो भी चल सकता है, या फिर हल्का फुल्का है तो एक भी चल सकता है। तीसरा है गार्लिक। गार्लिक उनको देंगे जिनका बीपी बहुत हाई रहता है, उनको हम लोग किस डोज में देंगे? दो के डोज में देंगे। और थोड़ा बहुत है तो 1 के डोज में देंगे, या किसी प्रकार की रक्त संबंधी प्रॉब्लम है तो भी हम 1 के डोज में उनको दे सकते हैं। छोटे बच्चे हैं और उनको बहुत ज्यादा शिकायत हो रही है किस चीज की? एक स्किन का बहुत इंपॉर्टेंट ऑटो इम्यून डिजीज कहलाता है, वो पूरे स्किन सिरोसिस, बहुत ही डेंजरस। उसमें गार्लिक अमृत बाण की तरह काम करता है। आप देखिएगा रिसर्च पेपर इस पे आए हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया है। जो कुछ भी गार्लिक अगर जो यूज करते हैं उनका सिरोसिस, स्किन सिरोसिस जो है बहुत तेजी से क्या होता है? रिमूव होता है। तो गार्लिक स्किन सिरोसिस में भी काम करता है, क्योंकि वहां में भी अगेन ब्लड की कुछ खराबी के कारण ही स्किन सिरोसिस होते हैं और ब्रेन के कारण होते हैं। मोरिंगा उसमें चलता है। तो यहाँ पे चौथा जो है हो गया ये। और गार्लिक के बाद क्या था? फ्लैक्स हो गया, कार्डियो हो गया, गार्लिक हो गया, वो इसी में लिख लेंगे बीच में। बिटर मिलन ये रक्त के लिए, रक्त शुद्धिकरण के लिए। हम लोग हृदय रोग की बात कर रहे थे, इसलिए इसको नंबर मैं नहीं दे रही हूँ। बिटर मिलन और नीम ये रक्त शुद्धिकरण के लिए है, ठीक है, एसेसरी सप्लीमेंट्स में। उसके बाद है अश्वगंधा, कलौंजी। अश्वगंधा एक काफी है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है अश्वगंधा, इसलिए उसको कितना देते हैं? एक। कलौंजी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए इसको भी कितना देते हैं?
एक एक। अब है मोरिंगा, ये पूरा का पूरा न्यूट्रिशन है, इसीलिए इसको कितना देते हैं? दो दो दो, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन, क्योंकि सभी को बहुत कमी होती है, इसलिए इसको दो 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 देते हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं, 6-7 साल से नीचे के बच्चे हैं, उनको हम एक 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 देंगे, 3 टाइम देंगे, क्योंकि खाना जिस प्रकार 3 टाइम दिया जाता है उसी प्रकार हमको ये खाना है ना, उसको कितनी बार देंगे? 3 बार देंगे। छोटे बच्चे एकदम बिल्कुल छोटे हैं, उनको भी आधा आधा कैप्सूल 3-4 बार देते हैं हम लोग, मध में मिला के 3-4 डोजेस में देते हैं। 7वां तुलसी ड्रॉप और एलोवेरा जेल, ये तो सभी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये तो बहुत कंपलसरी है। और रिजुविनेशन, क्योंकि अब सब कुछ साफ हो गया तो कहीं ना कहीं टूट फूट मची होगी, उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? नोनी जूस, नोनी जूस देंगे, ठीक है? नोनी जूस 30-30 ml, छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अगर कोई नोनी जूस नहीं कंज्यूम कर पाता, क्योंकि कुछ जैसे पेट खराब हो जाता है, किसी किसी का पतला लैट्रिन, तो उसको क्या करेंगे? कैप्सूल दे देंगे, नोनी जूस, नोनी अश्वनोनी का कैप्सूल दे देंगे, ये अश्वनोनी जूस हो गया। और अगर लीवर की इश्यूज हैं, होती ही हैं आमतौर पे, खून में जो कि पोषण से जुड़ा है, तो लीवो प्लस के साथ उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कुल मिला करके कोई प्रोडक्ट छूटा तो नहीं, ध्यान देंगे। फ्लैक्स हो गया, फ्लैक्स, कलौंजी, मोरिंगा, ये तो मेन इंपॉर्टेंट है, ये सभी को दे सकते हैं। गार्लिक, जो बीपी वाले पेशेंट हैं उनको ज्यादातर देंगे, कार्डियो केयर भी बीपी वाले पेशेंट को देंगे। अश्वगंधा सभी को दे सकते हैं, लेकिन डोज कौन सा होगा? एक एक, वही, ये सभी को दे सकते हैं, टिक लगा रही हूँ जिसमें। मोरिंगा सभी को दे सकते हैं, तुलसी ड्रॉप तो सभी को ही देना ही है, एलोवेरा भी देंगे और नोनी जूस भी देंगे। अब आपको यहाँ पे चॉइस है कार्डियो केयर और गार्लिक में, ये चॉइस तभी करेंगे जब बीपी ऑलरेडी हाई रहेगा या फिर बहुत ज्यादा स्किन प्रॉब्लम या खून की इशू होगी, ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, और मैं सविता आप सभी को फिर से धन्यवाद करना चाहती हूँ, विदा चाहती हूँ आपसे, और बुलाना चाहूंगी स्टेज एंकर